हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर नामक गांव में इमली अपने माता पिता के साथ रहती थी। इमली के पिता राम प्रसाद पास गांव के राजमहल के राजा के सलाहकार थे और दोनों अच्छे मित्र भी थे। वो अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे और राजा ने अपने एक लौते बेटे वीर की शादी बचपन में ही इमली से ठीक कर दी थी। राम प्रसाद बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी एक राजघराने की बहू बन जाएगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। इमली बड़ी हो चुकी थी। एक दिन इमली की माँ इमली से कहती है, इमली बेटा, तुम्हारे पिता शहर गए हैं। तुम्हारी शादी वीर सिंह से होने वाली है ना, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर सा लहंगा शहर से लेने गए हैं। उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं लगनी चाहिए। माँ, आप और पिताजी कितने ज्यादा खुश हैं कि मेरी शादी एक राजघराने में हो रही है। पिताजी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। माँ, आप दोनों को खुश देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इमली और उसकी माँ ऐसे बातें कर रही थी, तभी उन्हें एक दुखद खबर मिलती है कि शहर से आते हुए एक ट्रेन हादसे में राम प्रसाद की मौत हो गई। ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी के सर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा रोती हैं। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो उन्हें मेरा कन्यादान भी करना था। इतनी जल्दी वो कैसे जा सकते हैं? मेरी शादी को लेकर सबसे ज्यादा खुश पिताजी ही थे। वो मेरी शादी देखे बिना ही चले गए। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? काश वो मेरा लहंगा लेने शहर न जाते, गांव से ही ले लेते, तो आज पिताजी हमारे साथ होते। माँ चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। तुम्हारे पिता हमारे साथ ही हैं। वो रोज हमें तारा बनकर देखेंगे और तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख होगा। बेटा चुप हो जा। ऐसा कहकर इमली की माँ इमली को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन इमली की माँ इमली को राजमहल जाने के लिए कहती है। इमली राजमहल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इमली की माँ इमली से कहती है, इमली बेटा, तुम राजमहल जा तो रही हो, वहाँ तुम्हारी शादी होगी। शादी वाले दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी। बेटा, तुम अपने साथ अपने पिताजी का घोड़ा ले जाना और हाँ, अपनी दोस्त सुनैना को भी अपने साथ ले जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी दूर के सफर पर अकेली जाओ। ठीक है माँ, मैं अपने साथ सुनैना को ले जाऊंगी और समय रहते आप भी आ जाना। ऐसा कहकर इमली घोड़े पर सवार होकर सुनैना के साथ राजमहल के सफर के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद सुनैना इमली से कहती है, इमली, तेरी शादी तो राजमहल के एक लौते पुत्र वीर सिंह से हो रही है और एक हमारी शादी गांव के मछुआरे के लड़के के साथ हो रही है। तेरे तो मजे हैं। तू तो रानी बन जाएगी, सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी। काश मेरी भी किस्मत तेरी ही तरह होती, मगर तुझे तो तेरी सुंदरता ही की वजह से वीर सिंह ने पसंद कर लिया होगा। मैं तो तेरी तरह सुंदर भी नहीं हूँ। अरे नहीं सुनैना, आज तक मुझे वीर जी ने नहीं देखा। वो तो पिताजी राजा जी के मित्र थे, तो उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहा। इसीलिए राजा जी अपने बेटे की शादी मुझसे करा रहे हैं। राजमहल के किसी भी सदस्य ने मुझे नहीं देखा। मैं पहली बार उनसे मिलने जा रही हूँ। इमली की ये बातें सुनकर सुनैना खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, इमली को राजमहल में आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर इसकी जगह मैं इमली बनकर चली जाऊँ तो मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ और उस मछुआरे से भी छुटकारा पा सकती हूँ। मेरी शादी राजघराने में हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस इमली की बच्ची से छुटकारा पाना होगा। तभी तो इमली बनकर मैं वहाँ जाऊंगी। ऐसा सोचकर सुनैना हंसने लगती है। तभी कुछ दूर चलते चलते सुनैना इमली से बोलती है, इमली, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हम थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनैना, तुम मेरे साथ इतने लंबे सफर पर चल रही हो, तो क्या हम थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते? चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी सुनैना इमली से बोलती है,
इमली, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं तब तक यहाँ पर थोड़ा घूम कर आती हूँ। ठीक है सुनैना, तुम जाओ। उसके बाद सुनैना टहलने के बहाने वहाँ से चली जाती है और इमली नदी किनारे जाकर पक्षियों को देखने लगती है। तभी सुनैना पीछे से आकर इमली के सर पर एक बड़े डंडे से जोरदार वार कर देती है और इमली के सर पर बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और वो नदी में गिर जाती है। इमली चिल्लाती है, सुनैना, ये तुमने क्या किया? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे तैरना नहीं आता। मुझे बचाओ सुनैना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो सुनैना, प्लीज मुझे बचाओ, मैं डूब के मर जाऊंगी। सुनैना, मुझे बचाओ। तू मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, तेरी शादी राजघराने में हो और मेरी शादी एक मछुआरे से, ये मैं नहीं देख सकती। अब इमली बनकर मैं राजमहल में जाऊंगी और वीर सिंह से शादी करूंगी और तू नदी में डूबकर मर जाएगी और मैं रानी बनकर ऐश करूंगी, ऐश। ऐसा कहकर सुनैना इमली को नदी में डूबता हुआ छोड़कर चली जाती है। इमली को तैरना नहीं आता था और वो पानी के बहाव से उसी गांव में पहुंच जाती है जहां इमली को जाना था। तभी इमली को डूबते हुए कुछ मछुआरे देख लेते हैं और इमली को बचाकर बाहर निकाल लाते हैं। वो लोग इमली से पूछते हैं कि वो कहां से आ रही है, मगर इमली के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अपना नाम भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं। तभी वहाँ पर सुनैना भी आ जाती है। सुनैना इमली को जिंदा देखकर घबरा जाती है, मगर उसे तभी पता चलता है कि इमली को कुछ भी याद नहीं है। तभी सुनैना उन लोगों से कहती है, ये तो मेरी नौकरानी है। हम दोनों राजमहल जा रहे थे। अचानक सुनैना नदी में गिर गई। मैंने इसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे नहीं बचा पाई। अच्छा हुआ ये मुझे यहाँ मिल गई। चलो सुनैना, मेरे साथ राजमहल चलो। ऐसा कहकर सुनैना इमली को अपनी नौकरानी बनाकर राजमहल ले जाती है और वहाँ जाकर खुद इमली बनकर सबसे मिलती है। राजमहल में किसी ने इमली को नहीं देखा था, इसलिए वो सुनैना को ही इमली मानते हैं और उसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। तभी राजमहल की रानी इमली से कहती है, इमली बेटा, तुम्हारे पिताजी के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ, मगर तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। अब हम तुम्हारी शादी वीर से बहुत धूमधाम से करेंगे। तुम बहुत थकी हुई हो, तुम विश्राम करो और तुम्हारी ये नौकरानी सुनैना ये गौशाला में रहेगी। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर रानी सुनैना को एक शानदार रूम देती है रहने के लिए और इमली को गौशाला देती है रहने के लिए। इमली को कुछ भी याद नहीं था, इसी का फायदा सुनैना उठा रही थी। सुनैना इमली से अपना सभी काम कराती है, उसके साथ नौकरानी से भी ज्यादा बदतर बर्ताव करती है। एक दिन इमली सुनैना के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है, तभी चाय उसके हाथ पर गिर जाती है। सुनैना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, तुझ जैसी नौकरानी को मुझे अपने साथ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। आज तेरी वजह से मेरा हाथ जल गया, पता नहीं कहाँ रहता है तेरा दिमाग। अब तुझे इस राजमहल में मैं नहीं रहने दूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जा। आज मेरा हाथ जलाया है, कल पता नहीं क्या जला देगी। इमली, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। मैं नौकरानी बनकर तुम्हारा सारा काम कर रही हूँ। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे यहाँ से मत निकालो। ऐसा कहकर इमली सुनैना के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन सुनैना इमली की एक नहीं सुनती, क्योंकि सुनैना को इमली के रहने से ही खतरा लगा था कि कहीं इसे सब कुछ याद न आ जाए और अगर इसको याद आ गया तो उसकी शादी वीर से नहीं होगी, इसलिए वो उसे राजमहल से निकालना चाहती थी। इमली रोते हुए राजमहल से चली जाती है और एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मेरा घर कहाँ है? मेरे माता पिता कौन है? आखिर मैं कौन हूँ? मेरा क्या नाम है? अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर इमली बहुत रो रही थी। तभी जिस पेड़ के नीचे इमली बैठकर रो रही थी, वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो जादुई लहंगे का पेड़ था। तभी उस जादुई लहंगे के पेड़ से आवाज आई, सुनो लड़की,
जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो वो कोई मामूली पेड़ नहीं, ये जादुई लहंगे का पेड़ है। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? इस जादुई लहंगे के पेड़ से एक लहंगा लेकर पहन लो, तुम्हें सब याद आ जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। जादुई लहंगे के पेड़ की बातें सुनकर इमली बहुत खुश हो जाती है और जादुई लहंगे के पेड़ से एक जादुई लहंगा लेती है और उसे पहन लेती है। उसे पहनते ही इमली को सब याद आ जाता है कि उसकी दोस्त सुनैना ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। सुनैना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मारकर राजघराने की बहू बनना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कल तुम्हारी शादी है ना, मैं तुम्हारी शादी वीर जी से नहीं होने दूंगी। मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर इमली जादुई लहंगे की मदद से अपने घर पहुँच जाती है और अपनी माँ को सब बताती है और उनके साथ अगले दिन राजमहल पहुँच जाती है और वहाँ जाकर सबको सच बताती है। रानी जी, जिसकी शादी आप अपने बेटे से करा रही हैं, वो इमली नहीं बल्कि सुनैना है। मैं हूँ इमली, ये मेरी दोस्त है। ये मुझे मारकर आपके बेटे से शादी करना चाहती थी, लेकिन समय रहते जादुई पेड़ के लहंगे की मदद से मुझे सब कुछ याद आ गया। नहीं राजा जी, नहीं रानी जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये तो मेरी नौकरानी है। मैंने इसे राजमहल से निकाल दिया था ना, तो उसी बात का बदला ले रही है। आप इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, मैं ही इमली हूँ। सुनैना सच नहीं बोल रही थी। ये देखकर इमली को बहुत गुस्सा आता है और वो सुनैना को एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, सुनैना, मेरे पास जादुई लहंगा है। अपना झूठ अभी भी स्वीकार कर लो, वरना मैं जादुई लहंगे की मदद से सबको सच दिखा सकती हूँ। इससे बेहतर है कि अपना झूठ तुम खुद ही स्वीकार कर लो। हाँ, मैं ही सुनैना हूँ, इमली की दोस्त। ये असली इमली है। मैं वीर सिंह से शादी करके रानी बनना चाहती थी, लेकिन मेरा झूठ ज्यादा देर नहीं चला। शादी से पहले ही सबके सामने आ गया। सुनैना, तुम झूठ को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, लेकिन वो एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है और सच कभी नहीं झुकता। सुनैना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सुनैना को झूठ बोलने की और इमली को जान से मारने की साजिश के लिए राजमहल में 10 साल की कैद की सजा हो जाती है और इमली की शादी राजमहल के एक लौते पुत्र वीर सिंह से हो जाती है। इमली राजमहल में वीर के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जादूपुर नाम के एक गांव में ज्योति नाम की एक विधवा औरत अपनी 2 साल की बच्ची के साथ रहती थी। ज्योति की जेठानी शीला एक नंबर की जालिम औरत थी और ज्योति को बहुत मारती थी। फिर एक दिन शीला ज्योति को पैसे देकर उससे बाजार से सामान लाने के लिए कहती है। फिर ज्योति बाजार जाकर सारा सामान खरीद कर ले आती है, लेकिन जब वो घर लौट रही थी तभी अचानक एक चोर ज्योति के हाथ से सामान की थैली छीनकर भागने लगता है। ज्योति अपनी बच्ची को गोद में लिए चोर का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ वो चोर भागकर वहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। उसके बाद ज्योति दुखी होकर वापस अपने घर लौट जाती है। क्यों रे ज्योति, इतनी देर से कहाँ थी? ला जल्दी से सामान दे मुझे। ज्योति शीला को चोर के बारे में बताकर रोने लगती है। तुझे क्या लगता है तू मुझे इस तरह की झूठी कहानी सुनाएगी और मैं तेरी बात पर यकीन कर लूंगी? नहीं नहीं दीदी, मेरी बच्ची की कसम, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करिए। लगता है तूने सारे पैसे कहीं छुपा दिए हैं और मेरे सामने आकर नाटक कर रही है, लेकिन मैं तेरी एक नहीं चलने दूंगी। मुझे मेरे पैसे दे,
या फिर सारा सामान ला कर दे, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, चल जा यहाँ से। उसके बाद ज्योति मजबूर होकर अपनी बच्ची के साथ घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो बाजार पहुंचकर दुकान वाले से विनती करने लगती है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें बिना पैसों के सामान दे दूँ। चलो निकलो यहाँ से। फिर ज्योति दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए ज्योति अपनी बच्ची को लेकर एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। उत्सुकतावर ज्योति रोशनी की तरफ जाने लगती है। तभी ज्योति को एक बड़ी सी चेरी दिखाई देती है। उस चेरी के चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। अरे बाप रे, यहाँ तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। ज्योति जैसे ही एक सोने के सिक्के को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी उस चेरी के अंदर से एक डंडा बाहर निकलकर ज्योति को मारने लगता है। खबरदार, अगर तूने एक भी सोने का सिक्का उठाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चल भाग यहाँ से। देखो, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी जेठानी मुझ पर और मेरी बच्ची पर रोज जुल्म करती है। दया करके मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं अपनी बच्ची के साथ कहीं जाकर सुकून से रह सकूं। नहीं नहीं, मैं तुझे एक भी सोने का सिक्का नहीं दूंगी। जल्दी से निकल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अचानक आसमान से दो परियां जमीन पर उतर आती हैं। उन्हें देख चेरी बुरी तरह घबरा जाती है। अरे, ये दोनों परियां यहाँ कैसे आ गईं? सुन औरत, तू जल्दी से मुझे छुपा ले, वरना ये दोनों परियां मुझे पकड़ कर ले जाएंगी। जल्दी कर, इन परियों के जाने के बाद मैं तुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। ये सुनते ही ज्योति खुश हो जाती है और फौरन उस चेरी को छुपा लेती है। फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो दोनों परियां हवा में उड़ती हुई वापस आसमान में चली जाती हैं। ये देख ज्योति चेरी को अपने पल्लू से बाहर निकालकर जमीन पर रख देती है। देखो, वो दोनों परियां यहाँ से जा चुकी हैं। तो तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अब तू भी चली जा यहाँ से। मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था। मैं तुझे कोई सोने के सिक्के नहीं देने वाली। चल भाग यहाँ से। चेरी की ये बात सुनकर ज्योति को बहुत दुख होता है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर वही परियां फिर से ज्योति को दिखाई देती हैं। पता नहीं वो दुष्ट चेरी कहाँ छुप कर बैठी है। अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो वो पता नहीं और कितनी परियों की जान ले लेगी। ये सुनकर ज्योति चौंक जाती है और उसे चेरी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो तुरंत दोनों परियों को उस चेरी के पास ले जाती है। दोनों परियों को देख चेरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस चेरी को रस्सियों से बांध देती हैं। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम के तौर पर तुम जमीन पर पड़े सारे सोने के सिक्के उठा लो। उसके बाद वो दोनों परियां चेरी को पकड़कर वहाँ से ले जाती हैं। फिर ज्योति जमीन पर पड़े सारे सोने के सिक्के समेट लेती है। फिर उस दिन के बाद से ज्योति अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर चली जाती है और वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है। उसी शहर में दीपक नाम का एक बहुत ही अमीर लड़का रहता था। एक दिन दीपक पार्क में घूमने जाता है। उसी पार्क में ज्योति भी अपनी बेटी को लेकर घूमने आई हुई थी। तभी अचानक दीपक की नजर ज्योति पर पड़ती है।
और उसे पहली ही नजर में ज्योति से प्यार हो जाता है। फिर वो ज्योति के पास जाता है और उससे कहता है, सुनिए, आपका नाम क्या है? आप इस शहर में नई लगती हैं। मेरा नाम ज्योति है और मैं कुछ ही दिनों पहले इस शहर में आई हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम दीपक है। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मुझे पहली ही नजर में आपसे प्यार हो गया। क्या आप मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरे पति का 1 साल पहले ही देहांत हो गया था और मेरी 1-2 साल की बेटी भी है। क्या आप ये सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करेंगे? हाँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर भी आपसे शादी करूँगा। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है ना? क्या अब आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।